बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में वादों की झड़ियां लग गई है। एक तरफ जहां तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह के ऐलान भी किए जा रहे हैं। हालांकि एनडीए और महागठबंधन की बात तो हमेशा होती रहती है, लेकिन इसके साथ ही साथ तीसरा मोर्चा भी काफी महत्व रखता है। तो चलिए आज बात तीसरे मोर्चे की तरफ से प्रशांत किशोर की करते हैं और जनसुराज पार्टी की करते हैं। तो उनकी क्या तैयारी है और आखिर जनसुराज में अभी चल क्या रहा है, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय शंकर जी। विजय शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी बिहार की राजनीति में बिरयानी पॉलिटिक्स सुनने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के भाषण से ज्यादा लोग बिरयानी खाने में इंटरेस्टेड दिखाई दिए। दरअसल प्रशांत किशोर की बिहार के चुनावी अखाड़े में एंट्री ने वहाँ की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। और जिस बिरयानी की बात आप कर रही हैं उसके साथ एक मटन की भी चर्चा हो रही है। बिल्कुल। तो इसे संयोग कहें या जो भी उसे नाम दिया जाए, दरअसल एक चुनावी सभा थी प्रशांत किशोर की, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे लोगों को के लिए बिरयानी का इंतजाम किया गया था। अब अलग अलग उसमें बातें की जा रही है। बात ये हो रही है कि भीड़ जुटाने के लिए बिरयानी का इंतजाम था। जो भी हो, लेकिन जैसे ही जब लोगों को, जो भीड़ जमा थी, उसको पता चला कि यहाँ बिरयानी का इंतजाम है, तो लोग भाषण छोड़ बिरयानी की तरफ टूट पड़े। तो इसके अब है कि राजनीतिक मायने क्या है। तो राजनीतिक मायने इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि प्रशांत किशोर की रैलियों में, चुनावी सभाओं में इतनी भीड़ जो जुड़ रही है, वो वोट में ट्रांसलेट होगी या नहीं होगी। वो वाकई वोटर हैं या बिहार में जो दो पहले से जो सेट, एक तरह से देखा जाए, जो राजनीति परिक्रमा कर रही है कि जो दो ध्रुव, कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं और दूसरी तरफ एनडीए है। तो वैसी स्थिति में जो तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम माने कि बिहार की राजनीति को बदल देंगे, तो वो बदलाव किस तरह का होगा, उसमें हर कोई अलग अलग गुणा भाग कर रहा है। और प्रशांत किशोर भी अगर उनके शब्दों में ही एक स्ट्रेटजिस्ट हैं, एक बढ़िया वो कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादातर उनकी जो रणनीति है वो सफल रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक सफल रणनीतिकार तो रहे हैं वो, लेकिन हमेशा जिसके लिए भी उन्होंने रणनीति बनाई वो चेहरा नहीं रहे। ठीक है। और राजनीति में चेहरा भी बहुत मायने रखता है। और पिछले मैंने 2-2.5 साल से वो चेहरा बनने की भी बिहार की राजनीति में कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि लोग उन पर कितना भरोसा करते हैं और जो वादा कर रहे हैं, वो वादे और जिस तरह से बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, उसे लेकर कितना आकर्षित होते हैं लोग। जी। तो अब क्या लगता है, अब अगर जनसुराज पार्टी की बात की जाए तो उधर से जनसुराज पार्टी का चेहरा तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ही होंगे। देखिए, इसको मैं थोड़ा दो तरह से देखता हूं कि चेहरा एक राजनीतिक दल का होना अलग चीज है, और जो भीड़ जुट रही है रैलियों में वो वोट में ट्रांसलेट होगी या नहीं, वो दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि चूंकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, तो किस तरह के वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि वो या तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी उम्मीद से ज़्यादा, या बहुत कम आएंगी। ये खुद वो बात कह रहे हैं, या तो मैं अड़स पर रहूंगा या फर्श पर। तो ये बात वो खुद कह रहे हैं। तो इसे हम दो तरह से देख सकते हैं। एक ये है कि उनकी रैलियों में 3 तरह की भीड़ जमा हो रही है। एक युवा जो बदलाव चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, इस तरह के। आपको याद होगा सीमांचल में उन्होंने खूब मैंने दौरा कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम वोटरों को अगर देखा जाए, उस क्षेत्र में ज़्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में हैं। तो वहाँ पे मुस्लिम वोटर अब तक 2 तरह से वोट करते रहे। एक, लालू यादव का जो MY समीकरण था उस खांचे में आते हुए,
फिर नीतीश कुमार ने जो पासमानदा वोट बैंक बनाया तो उसके जरिए कुछ नीतीश के साथ आ गए। पिछले बार आपने चुनाव में देखा कि ओवैसी की एंट्री हुई और उनकी पार्टी ने भी सबको चौंका दिया। तो नीतीश प्रशांत किशोर को ऐसा माने उनकी एक रणनीतिकार हैं, तो हमको लग रहा है कि वो जरूर कैलकुलेट कर रहे होंगे कि जो मुस्लिम वोटर लालू यादव से इतर हटना चाहते हैं उनकी पार्टी को एक विकल्प के रूप में चुने या देखें, माने उनके पास रास्ता। बिल्कुल। तो नीतीश और लालू से इतर वो एक अपना रास्ता दिखा रहे हैं कि एक तीसरा विकल्प भी है जिसमें युवा भी जुड़ सकते हैं, मुस्लिम भी जुड़ सकते हैं, और जो सवर्ण हैं, जो अपने आप को एक तरह से हाशिए पर एक तरह से महसूस करते रहे राजनीतिक धारा में, उनके लिए भी उनकी पार्टी में हमको लगता है कि जुड़ने का एक कहते हैं ना कि खिड़की दरवाजे खुलते दिख रहे हैं। बिल्कुल। विजय जी, जिस तरह से कहा जाए अभी जो जीता वहीं सिकंदर वाली राजनीति चल रही है कि पहले बाजी कौन मारेगा। एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से आवाज उठाया जा रहा है, एनडीए की तरफ से कहा जाए तो पहले ही वो मांगे पूरी हो जा रही है, जिस चीज का भी ऐलान किया जा रहा है वो ऐलान पहले ही हो जा रहा है। तो इन सब के बीच प्रशांत किशोर का क्या बनने वाला है? वो किस मुद्दे के सहारे जनता के बीच में जाएंगे कि जनता उनकी तरफ भरोसा जताएंगे? देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है कि प्रशांत किशोर बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव लाएंगे, पलायन जो है उसको रोक देंगे। वो बात महागठबंधन भी कर रही है, महागठबंधन भी कर रही है, लेकिन सवाल है कि प्रशांत किशोर पे लोग भरोसा क्यों करें? बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि वो एक सफल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, तो उनकी मैं जो वेबसाइट है उसी पर मैं गया। उस वेबसाइट पे जो दावा किया गया, जो दिखाया गया है कि उनके 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं उनके साथ। हालांकि दावा है, उनका जो इंटरव्यू है उसमें इस संख्या को और बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सदस्य जुड़ रहे हैं वो मैंने बिल्कुल पे करके जुड़ रहे हैं, मैंने कोई मैंने दावेदारी। मान लीजिए इसको 1 करोड़ 6 लाख जो सदस्य हैं, और भी बढ़ेगी संख्या ये, और भी जो बढ़ने का दावा कर रहे हैं। अगर एक सदस्य 4 वोट का इंतजाम कर देता है तो ऐसे ही वो विनर होंगे। वो अगर कैलकुलेट, अगर 3 वोट का एक सदस्य इंतजाम कर देता है अपना +2, 1+2 अगर कर देता है, तब भी वो देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा वोट उनके पास होंगे। लेकिन राजनीति, मैंने हमेशा कहा है कि कहते हैं ना कि गणित से नहीं चलती, उसमें रसायन काम करता है, और रसायन, जिस रसायन के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने में आजकल मनीष कश्यप भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और वो भी बड़ी जोरदार भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं मैंने ग्रामीण इलाकों में जाकर के कि आप हमको वोट दीजिए, क्या क्या बदल जाएगा। वो गिना रहे हैं, बिल्कुल वो बता रहे हैं कि पिछले जो 30-35 साल का शासन रहा है उसमें किस तरह से बिहार बदहाल रहा है। वो बाढ़ का जिक्र कर रहे हैं, हर साल बाढ़ आ रही है, बोल रहे हैं कि साल भर में हम लोग ऐसा इंतजाम करेंगे कि बाढ़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आप धान आपके खेतों में होगा। तो कई तरह के वादे किए जा रहे हैं, बिल्कुल। और कोई भी जो नेता होता है वो उम्मीदों के घोड़े पर सवार होता है, और उम्मीद न करे तो वो नेता नहीं है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी बिहार के लोगों को एक सपना दिखा रहे हैं, बेहतर कल का, बेहतर बिहार का। और उन्होंने राजनीति में कई मॉडल देखे जो अचानक किसी ने उम्मीद नहीं की थी और वो सफल हुए। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मॉडल आपने देखा, किसी ने नहीं सोचा हुआ था कि 3 साल की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल हरा देंगे, या जिस तरह से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, हालांकि अभी सत्ता से बाहर है, दिल्ली की सत्ता से। पंजाब में जिस तरह से कभी माना जाता था कि अकाली दल और कांग्रेस के बीच सत्ता आती जाती रहती है, वहाँ किस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरे थंपिंग मेजोरिटी के साथ जगह बनाई। तो ऐसे कई मॉडल हैं जो प्रशांत किशोर के सामने हैं, जिसमें उनको लग रहा होगा कि बिहार में एक तीसरे विकल्प के लिए भी संभावना है, और उसी कड़ी में वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ स्ट्रेटेजिस्ट तो कई हैं, नीतीश कुमार के साथ भी काम किए हैं, बहुत क्लोजली रहे हैं उनके साथ, कभी नीतीश के करीबी रहे। आरसीपी सिंह भी अब हैं साथ में जुड़े हुए।
चेहरे के तौर पे देखा जाए तो मनीष कश्यप को भी जोड़ लिया है, जो बिल्कुल यंग हैं, जुझारू हैं, अपना बढ़िया भाषण देते हैं। और एक जो हैरान करने वाली बात है, जो दावा कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में, कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे 90% कैंडिडेट बिल्कुल नए लोग होंगे। नए लोग मतलब जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। अच्छा। तो कह रहे हैं कि जो हम पर कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियों से जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको हम टिकट देंगे, तो ऐसा नहीं है। उनका दावा है, अभी दावा वो कर रहे हैं कि हमारे टिकटों का ऐलान पहले हो जाएगा। और अगर मैं उनकी वेबसाइट पर गया, मैं चेक कर रहा था, तो उन्होंने बाजाबता जो टिकट के दावेदार जो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन मांगा था ऑनलाइन, हालांकि उसकी डेडलाइन खत्म हो गई है। तो अब टिकटों का आधार क्या होगा, जिस तरह की राजनीति की बात कह रहे हैं वो कैसी रहेगी, किस ओर बढ़ेगी, उसमें कितना, कहते हैं ना कि सत्ता कई बार जो है वो माने विचलित कर देती है, इधर उधर कर देती है। लेकिन अभी तो प्रशांत किशोर एक आदर्शवादी, खुद को आदर्शवादी, साफ स्वच्छ छवि के साथ बिल्कुल बिहार में बदलाव की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि उनके कॉन्फिडेंस की एक वजह मुझे और लग रही है। जी, क्या लग रही है आपको? जैसे तो उनकी जो रैली है, जो उनकी वेबसाइट पर ही देख रहा था, 665 दिन की पदयात्रा में 2697 गांव तक और आगे बढ़ गया होगा, और 235 ब्लॉक में भी गई है, और बिहार में टोटल 534 ब्लॉक हैं। तो करीब करीब आधा बिहार उन्होंने अपने मतलब कि जमीन पर काम के गए हैं, घूमे हैं, कुछ ना कुछ जुड़ाव बनाया होगा। तो जो हो सकता है कि जिस अंडर करंट को बाहर के लोग महसूस नहीं कर रहे हों, वो उन्हें लग रहा हो कि वोट में हमारा वोटर बनेगा, और बिल्कुल स्कूल बस्ते पर बदलाव के लिए हमने कहते हैं ना कि वो ईवीएम का बटन दबाएगा। बिल्कुल विजय जी, जिस तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं, पहले से ही वो लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करते दिख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दों को सुन रहे हैं, उनके मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से? देखिए, फ़ायदा तो जनता बहुत हिसाब किताब करके वोट देती है किसी को, ठीक है। और अब यह है कि प्रशांत किशोर पे कितना भरोसा करती है, उनके वादों पर को किस तरह से लेती है। बिहार में जो जमी जमाई जो पार्टियां हैं, दोनों मैं कह रहा हूँ ना कि आरजेडी, जेडीयू, इसको खारिज करके किस तरह से उनको, चूंकि उनकी बंदूक जो है, उनकी बंदूक कभी आरजेडी की ओर होती है, बंदूक का मुंह एक और आरजेडी की ओर होता है, दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ रहता है। वो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ते, बीजेपी को भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, अगर किसी को हमको 243 बिहार की सीटें दे दीजिए, हम अलायंस के लिए तैयार हैं। मतलब 243 सीट पर उम्मीदवार डालेंगे। हमको लग रहा है कि उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया होगा, जो पिछले साल बाईपोल हम लोगों ने एक दिन चर्चा भी की थी, बाईपोल के जो नतीजे हैं, उससे उनको लगा होगा कि विकास, बदलाव और रोजगार के नाम पर बिहार में माहौल बनाया जा सकता है। बाईपोल जो हुआ था उसमें रामनगर कंस्टिट्यूएंसी पे उनकी पार्टी का उम्मीदवार चौथी स्थान पे था, और तरारी में उनकी पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे था, और बेलागंज में इसी तरह से 17,285 वोट मिले थे, तीसरे नंबर पे था। इमामगंज में भी तीसरे नंबर पर था, 37,103 वोट मिले हैं। और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस बिहार में जो लोग उब गए हैं इन दोनों पार्टियों से, ऐसे लोगों को अपने साथ वो जोड़ सकते हैं। हमको लग रहा है कि इतना उनके दिमाग में है, और एक स्ट्रेटजिस्ट है, तो मुझे लग रहा है भीतर खाने वो एक और स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होंगे। चाहे चूंकि राजनीति में जो बातें कही जाती है वो होती नहीं, जो होती है वो कहीं नहीं जाती। बिल्कुल। हमको लग रहा है कि वो ये भी महसूस कर रहे होंगे कि भले ही जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन है, लेकिन दोनों के बीच खींचतान है। और इसी तरह आरजेडी और कांग्रेस के बीच भले ही गठबंधन है, लेकिन खींचतान है। इसके अलावा इनमें छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, आप देख रहे हो, सबको अपना विस्तार करना है, ठीक है। और
सीमांचल की बात करें तो उनको पता है कि ओवैसी एक बड़े खिलाड़ी उस क्षेत्र में रहे हैं। बिल्कुल। तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कि भले ही अभी ना कहा जाए, कहीं हो सकता है कि किसी को कहते हैं ना वॉक ओवर देने का और किसी को जीतना और पोस्ट माने इलेक्शन के बाद की जो स्ट्रेटजी है उस पर भी अभी से गुणा भाग चल रहा होगा एक एक करके। तो कहीं ना कहीं एक मान लीजिए कि बहुत सी बातें कही जाती, किसी ने सोचा था कभी कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के संबंध थे कभी आरजेडी और जेडीयू एक होंगे, लेकिन हुए किसी ने कभी सोचा था कि मायावती और समाजवादी पार्टी भी हाथ मिलाएंगे सत्ता के, तो सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। बहुत आदर्शवादी बहुत सी चीजें कही सुनी जाती हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहते हैं ना कि चुनाव को त्रिकोणीय जरूर बना दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि बिहार के लोग किस तरह माने या इनको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। दो ही चीजें होगी जो खुद उनको लग रहा है कि या तो वो टॉपर होंगे या वो कहते हैं ना कि बिल्कुल जमीन पे। तो खैर अभी बहुत टाइम है। तो बिल्कुल विजय जी, ठीक है, वाइंड अप करने से पहले एक किस्सा सुना दीजिए। अब देखिए, चूंकि आम आदमी की बात हुई, जन स्वराज की बात हुई, तो आज किसी राजनेता की बात करने की जगह आम आदमी से जुड़ी हुई बात करते हैं। 90 के दशक में बिहार में क्या माहौल था, तो चूंकि ये खुद मतलब एक महसूस किया हुआ था, नौकरी वगैरह तो थी नहीं, लोग पढ़ने के लिए दिल्ली आ रहे थे तेजी से, लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमको जाना था पटना। और बक्सर जिले में एक स्टेशन पड़ता है, रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है डुमरांव। तो हम लोग ये बक्सर से 20-22 किलोमीटर 19-18 बने यही होगा। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे थे स्टेशन पे। तो दो लोग खादी का कुर्ता, और उन दिनों एक चलन था खादी का कुर्ता धोती पहन लीजिए घूमते रहिए, पैजामा कुर्ता पहन लीजिए घूमते रहिए, ये एक दूसरे तरह की पॉलिटिकल कॉन्शसनेस कहिए ये आ गया था समाज में। रोजगार था नहीं और हर गांव में नेता टाइप आपको लोग दिखने लगे थे। तो दो बात कर रहे थे और मैं बगल में वहीं पर मेज पर बैठा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तो बात क्या हो रही थी वो सुनिए। बिहार में आपको पता है कि दहेज भी एक बड़ा इशू रहा है। तो एक जो सज्जन थे दूसरे से बात करें कि देखो हमने अपनी बहन को पढ़ा लिखा के इंजीनियर तो बना दिया है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसकी शादी कैसे करें, दहेज कहाँ से लाएं। अब इंजीनियर लड़की है तो उसके लिए तो डॉक्टर लड़का खोजना पड़ेगा और पैसा है नहीं। तो जो दूसरा था बड़े ध्यान से सुन रहा था, शायद दोनों मित्र रहे होंगे, बोला कि अगर कहीं लड़का बढ़िया नहीं मिल रहा है तो नेता से शादी कर दो। हर गांव में घूम रहे हैं नेता, और नेता का तो करियर प्रोस्पेक्ट है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, प्रधानमंत्री तक बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस दौर में इस तरह की भी मानसिकता सामान्य आदमी के बीच में थी कि भाई हर इतने नेता घूम रहे हैं, शायद इसमें से कहीं कोई कुछ हो जाए या तो। लेकिन चूंकि एक उस आपको पता है कि राजनीति में कितने लोग कामयाब होते हैं और कितने चप्पल घिसते हुए पूरा खत्म हो जाते हैं। और राजनीति को करियर की तरह तब माने एक दौड़ था जब राजनीति को कहते हैं ना सेवा के लिए माना जाता था कि सेवा के लिए दूसरों की। फिर उसमें आ गया कि भाई उसमें प्रतिष्ठा के लिए जोड़ना है, फिर उसमें करियर की तरह लिया जाने लगा। ये भी रहा कि सामाजिक ताने बाने में कि कुछ नहीं है तो नेतागिरी कर लो, खद्दर का कुर्ता और पैजामा पहन के घूमते रहो। तो खैर वो ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो हर सोशल सिस्टम में होती हैं और वक्त के साथ बदलती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। दरअसल बिहार की राजनीति में तमाम तरह के वादे और दावे हो रहे हैं, साथ ही साथ ऐलान भी हो रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।